हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, उसके एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। इस वाले एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग सर इसमें करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, हलवा पूड़ी वाले क्वेश्चन है। तुम लोग भी बहुत खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो खुद से ट्राई कर लो, अगर नहीं बना होगा तो मुझे पता है तुम वीडियो में आ चुके हो। तो वीडियो में आने के बाद चलो फटाफट अब इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लो। एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, क्या कहा गया है जल्दी समझा देता हूँ। और जैसे हम लोग इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से मैं आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं उनका भी फटाफट वीडियो बना दूंगा। उनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मर्चेंट है, व्यापारी है, इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, यानी कि ये एंशियंट टाइम की बात किया जा रहा है। बहुत पहले पुराने जमाने में जब लोथल सिटी हुआ करता था, जहाँ पर ना समुद्र के किनारे का वो एक जगह था, मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट था, जहाँ पर लोग आकर के व्यापार करते थे। तो वहां पर वो क्या करने गया है व्यापारी, एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। अब इसका क्या मतलब है कि वो ना कुछ मसाले खरीदने गया था, मसालों को वो खरीदना चाह रहा था और किस चीज़ से बेचना चाह रहा था, एक्सचेंजिंग बैग नहीं, मसालों को वो बेचना चाह रहा था फॉर कॉपर इनगोट्स के लिए। कॉपर इनगोट्स मतलब जैसे भी तुम लोग पैसा लेते हो ना, कोई भी सामान के लिए पैसा लेते हो, अगर मान लो तुम बेचोगे तो वो क्या कर रहा था, कॉपर का ईट ले रहा था। इनगोट्स मतलब कि वो होता है जैसे नहीं सोने का, तुम ईट वगैरह देखे होगे, मूवी वगैरह में बने रहता है बहुत सारा, अगर ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो उसको मस्त ईट की तरह बनाते हैं। तो वैसे पहले कॉपर का चलता था, तो कॉपर वाला बहुत फेमस था, तो इसलिए कॉपर से वो एक्सचेंज करना चाह रहा था मसालों को। तो ही रिसीव 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, यानी 2 बोरा स्पाइस के लिए, 2 बोरा मसालों के लिए उसे कितना रुपी मिल रहा था, तो 15 रुपी, मतलब आदत होगी ना रुपी बोलने का, एक्चुअली उसे 15 वहाँ पर इनगोट्स मिल रहे थे, 15 कॉपर के वहाँ पर उसको समझ लो ब्रिक्स मिल रहे थे, ईंटें मिल रहे थे। तो इफ़ ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द मार्केट, अगर वो 12 बैग लेकर के आया था मार्केट में, तो हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विथ, तो वो कितने कॉपर इनगोट्स लेकर के जाएगा अपने घर वापस। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 बैग के लिए 15 इनगोट्स मिल रहे थे, तो 4 बैग के लिए 30 हो जाएगा, 6 बैग के लिए 45 हो जाएगा, तो उसी तरीके से 12 बैग के लिए 45 45 से 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये चीज़ तुम लोग भी दिमाग में निकाल सकते हो। बाकी इसे कॉपी में कैसे सॉल्व करना है, नोट्स में या एग्जाम में, और समझा देता हूँ डिटेल में लिख करके। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना कि नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स रिसीव फॉर 2 बैग्स, यानी 2 बैग्स के लिए, 2 बैग जो मसाले हैं उनके लिए उसे कितने कॉपर इनगोट्स मिल रहे हैं भाई, तो 15 कॉपर इनगोट्स मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर 2 बैग के लिए 15 मिल रहा है तो एक बैग के लिए कितना मिलेगा। तो हम लोग सर एक बैग के लिए 15 का आधा हो जाएगा, 7.5 होगा। तो हम लोग को उतना 7.5 निकालना नहीं है, बस ऐसे तुम लिखो कि इसलिए नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स, ठीक है, जो कॉपर इनगोट्स हैं फॉर 1 बैग, शॉर्टकट में एकदम, कि एक बैग के लिए कितना मिलेगा ये जानने के लिए हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इसको तुम डिवाइड करके 7.5 नहीं लिखना है। समझ में आ गया। अब लिखोगे हैंस जो नंबर ऑफ कॉपर इनगोट होगा, नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स, नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर कितने बैग्स वो लेकर के गया था वहाँ पर, टोटल 12 बैग्स लेकर गया था ना, तो 12 बैग्स के लिए कितना होगा। तो देखो इसको समझो ध्यान से, 2 बैग के लिए हम लोगों को 15 इंगोट्स दिया हुआ था, तो एक बैग का निकालने के लिए हम 15 डिवाइड बाई 2 करते हैं, और जो एक बैग का हम लोगों को जब पता चल जाता है तो कितनों बैग्स के लिए अगर हमें निकालना हो, ज़्यादा बैग्स के लिए जब निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब ज़्यादा का वैल्यू पता रहता है, एक का वैल्यू पता करना रहता है तो डिवाइड किया जाता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। और जब एक का वैल्यू पता रहता है और ज़्यादा का वैल्यू निकालना रहता है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का वैल्यू है 15 डिवाइड बाई में 2, और उसका मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये 2 के टेबल में देखो ये 6 टाइम पे कैंसिल हो गया ना, और उसके बाद फिर 15 6 90 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर 90 आ गया। तो लास्ट में तुम आंसर लिख देना कि द मर्चेंट, जो हमारा मर्चेंट है, जो व्यापारी है, क्वेश्चन में क्या बोला था भाई लास्ट में, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विथ, तो मर्चेंट विल लीव विथ 90 कॉपर इनगोट्स। ठीक है, खेल खत्म। इस तरीके से तुम पूरा अगर आंसर लिखोगे तो एक नंबर भी तुम्हारा नहीं कटेगा एग्जाम में और ना ही नोट्स में। ठीक है, तो पहला काम हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोला है लुक एट दी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ इशांगो बोन। इशांगो बोन क्या है तुम्हें पता है, यहाँ पर एक नया वर्ड दे दिया है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो तुम चुटकी बजा करके आंसर निकाल लोगे इसका, एकदम फटाक से आंसर निकल जाएगा। इशांगो बोन के बारे में तुम्हें मैं जल्दी से बता देता हूँ। लगभग 2000 BCE में ना इशांगो जगह, इशांगो बोन मतलब मिला हुआ है हम लोगों को, एक हड्डी मिला है, 2000 पुराना है, 2000 साल पुराना है। ये मिला कहाँ पर है, तो डेमोक्रेट नील नदी जो है ना, नील नदी, ये वहाँ पर वो मिला हुआ है।
इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि जैसे हम लोग अभी कॉपी पेन में नंबर्स लिखते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि पुराने ज़माने वाले लोग बुद्धू थे, लेकिन नहीं, पुराने ज़माने वाले लोग भी पढ़े लिखे थे, बस उनके पास कॉपी पेन नहीं था, तो वो इस तरीके से नंबर्स को लिखते थे। तो एक हड्डी मिला है हम लोगों को बहुत पुराना ज़माना का, 2000 साल पुराना का, जिसे स्ट्रांगो बोन कहते हैं। और ये इतना स्पेशल है क्योंकि इसमें जो नंबर्स लिखे हुए थे ना, ऐसे नंबर लिखे हुए नहीं थे वहाँ पर, एक्चुअल में ऐसे लाइन बना हुआ था, जिसे नहीं छोटे बच्चे लोग लाइन बना करके काउंटिंग सीखते हैं या प्लस माइनस सीखते हैं, वैसी लाइन बना हुआ था स्ट्रांगो बोन के अंदर। तो एक 11 बना था, फिर दूसरी तरफ 13 था, फिर इधर 17 था, फिर इधर 19 था। तो वही चीज़ बोल रहा है कि यार ये जो स्ट्रांगो बोन में नंबर लिखा हुआ था, इन नंबर्स में तुम क्या चीज़ कॉमन देखते हो। तो वैसे तो आंसर यहीं पर दिया हुआ है और तुम देख करके भी समझ सकते हो कि ये सभी के सभी जो नंबर्स लिखे हुए थे वो हमारे प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर इस चीज़ को लिखा भी है कि ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स थे, 10 से लेकर के 20 के बीच वाले ये प्राइम नंबर्स थे। उसके अलावा एक और बोन मिला था जिसमें 2 के टेबल वगैरह दिया हुआ था शायद। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इनमें आखिर कॉमन क्या है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। और हमसे बोल रहा है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न, और हमें आगे के 3 नंबर भी बताने हैं जो इसी पैटर्न में आने चाहिए। तो बस तुम्हें यहाँ पर बताना है कि प्राइम नंबर है और इसके बाद के 3 प्राइम नंबर और लिख देने, बस इतने ही से इसका आंसर होगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे लिखना है आंसर। तो देखो इसको एकदम सिंपल तरीके से लिखना है तुम्हें आंसर की जो नंबर लिखे हुए हैं स्ट्रांगो बोन में वो है 11, 13, 17 और 19। तो ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये जितने भी नंबर से प्राइम नंबर हैं, जिनको पता नहीं कि प्राइम नंबर क्या होता है उन बच्चों को मैं जल्दी से बता देता हूँ। बेटा ऐसा कोई भी नंबर जो या तो केवल खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, ऐसे नंबर को ही प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 11 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता प्रॉपर तरीके से, डेसिमल में आएगा वो अलग चीज़ है। नॉर्मली 11 हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से, 3 से, 4 से, किसी से नहीं कर सकते, बस 1 से कर सकते हैं। और 11 को खुद 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनको हम केवल 1 से या खुद से डिवाइड कर सकें वो नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर हैं। अब इसके बाद कौन कौन से नंबर है जो प्राइम है। 19 के बाद आता है 20। क्या 20 प्राइम है? नहीं बेटा, 20 बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है ना, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, 20 खुद 20 से हो सकता है। तो इसलिए 20 प्राइम नंबर नहीं कहलाता, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर 21 के पास आओ, क्या 21 प्राइम नंबर है? नहीं बेटा, वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 से हो सकता है। 22 क्या प्राइम नंबर है? नहीं बेटा, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा 22, तो वो भी कंपोजिट नंबर है। फिर आ जाओ 23 के पास, क्या 23 प्राइम नंबर है? हाँ, तो 23 प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगला जो नंबर होगा वो 23 हो जाएगा। फिर 23 के बाद तुम ढूंढोगे इसी तरीके से, तो उसके बाद वाला जो नंबर मिलेगा तुम्हें 29 मिलेगा जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। और फिर उसके बाद अगला नंबर मिलेगा 31। तो ये नेक्स्ट 3 नंबर हैं जो हमारे प्राइम नंबर हैं इसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना था। कितना सिंपल से क्वेश्चन है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन बनाते हैं। सो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज अंडर एडिशन का मतलब ये होता है कि द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम किसी भी 2 नेचुरल नंबर को प्लस करें तो हमेशा वो एक नेचुरल नंबर ही आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर भी। ठीक है, अब इसमें आगे हमसे बोल रहा है कि आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, कि क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल अप्लाई होगा। यानी किसी भी 2 नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारा वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगा, यानी कि क्या हमारा आंसर जो है एक नेचुरल नंबर निकल करके आएगा। तो प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। और अगर आपको लगता है कि हाँ जी अगर हम लोग 2 नेचुरल नंबर को माइनस करें तो नेचुरल नंबर ही आंसर आएगा, तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए, अपने कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं जी गलत है, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नहीं निकल करके आएगा, यानी नेचुरल नंबर नहीं निकल करके आएगा, तो इसके लिए भी हम लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने के लिए बोला गया है। तो चलो तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका क्या है और आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें यही चेक करना है कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं तो क्या हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आता है या नहीं आता है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो चेक, या फिर वेरीफाई भी लिख सकते हो तुम, वेरिफिकेशन, कि हम भाई यहाँ पर चेक कर रहे हैं, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये काम करेगा ये नहीं करेगा। तो सबसे पहले तुम केस नंबर 1 लो, पहला एक केस लो। केस नंबर 1 का मतलब वो पुलिस वाला केस नहीं ना, यहाँ पर केस नंबर 1 का मतलब है कि चलो चेक करते हैं कुछ नंबर्स को माइनस करके। जैसे एक काम करते हैं, मैं पहले लार्जर में से माइनस करता हूँ, लार्जर में से माइनस करता हूँ स्मॉलर वाले को। ठीक है, लार्जर में से माइनस करता हूँ स्मॉलर वाले को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा नंबर तुम्हें पसंद है, मान लो कोहली का 18 है, उसमें से धोनी का 7 माइनस कर दो, तो 18 में से 7 माइनस होगा तो अपने पास कितना निकल करके आ जाएगा, 11 निकल करके आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर निकल करके आया, जब मैंने दो नेचुरल नंबर को माइनस किया तो एक नेचुरल नंबर ही निकल करके आया। तो हाँ जी, यहाँ तो काम कर रहे हैं। फिर और भी, बस एक ठो से काम नहीं चलता है, मैथ्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने पड़ते हैं। चलो केस नंबर 2 देखो। अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हमने यहाँ पर लार्जर में से माइनस किया था स्मॉलर को। अब स्मॉलर में से अगर मैं स्मॉलर में से माइनस करता हूँ लार्जर को तो क्या होगा, तब क्या हमारे पास एक नेचुरल नंबर निकल करके आएगा। तो जैसे कि मान लो धोनी में से ही कोहली को माइनस कर दो, तो अब जो आंसर निकल रहा है वो माइनस का 11 निकल करके आ रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर तो काम नहीं बना, जबकि हमने दो नेचुरल नंबर ही लिया था, हमने 7 लिया था और 18 लिया था, दोनों नेचुरल नंबर हैं, और हमने छोटे में से बड़े को माइनस किया। तो इस बार तो एक ऐसा नंबर आ गया जो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 इनको ना नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं मिला। एक और केस देखो, 3 चीज़ें होती हैं। तीसरा जो केस होता है जिसमें से इक्वल नंबर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वल नंबर्स को आपस में माइनस करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 7 में से 7 माइनस करूँ या 18 में से 18 माइनस करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों तो नेचुरल नंबर ही थे, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो एक होल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लस करते हैं दो नेचुरल नंबर को तो आंसर एक नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे आप 5 को 7 में प्लस करो, 18 को 7 में प्लस करो, 7 को 18 में प्लस करो, कुछ भी तुम प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन जब हम माइनस करते हैं ना, तो एक बार तो जब बड़े में से छोटा माइनस होगा केस नंबर 1 में, तब तो हमारे पास नेचुरल आ रहा है। लेकिन जब हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर नहीं निकल करके आ रहा है। तो तुम यहाँ पर बस छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पर ऐसे कि नो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बस इतना ही करना है और इस क्वेश्चन का खेल खत्म होता है। बस यही तुम्हें यहाँ पर चेक करके दिखाना था कि क्या नेचुरल नंबर को सॉल्व करने पर, माइनस करने पर नेचुरल आता है कि नहीं आता है। चलो एक चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। यानी कि यहाँ पर जब पुराने ज़माने की अगर बात की जाए तो पहले ज़माने में जो इंडियंस थे ना, वो कैसे काउंट करते थे पता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपने फिंगर्स को 3 पार्ट में जॉइंट्स का यूज़ करके वो काउंट करते थे। और ये चीज़ आज भी देखा जाता है, स्टिल सीन इन टुडे का मतलब है आज भी इस चीज़ का कई लोग यूज़ करते हैं। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट, सभी फिंगर में 3 जॉइंट है ना, 3 जॉइंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 3 जॉइंट है। एंड थंब इज यूज टू काउंट देम, और जो थंब होता था इसके 3 जॉइंट का निक करते हैं। इसमें यहाँ पर 3 जॉइंट तुम्हें मिलेगा भी नहीं, मिला है वैसे 3 जॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन थंब का जो यूज़ है ना वो हम लोग ऐसे काउंटिंग के लिए करते हैं। तो इसको हम लोग अलग से नहीं काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे किया जाता था पहले ज़माने में। अभी तो कुछ लोग 15 तक भी कर देते हैं, जैसे मैं खुद यहाँ पर 11 12 सॉरी मतलब 13 14 15 ऐसे कर देता हूँ। लेकिन पहले क्या किया जाता था कि ये जो हमारे बाकी के जो फिंगर्स है, जो 4 फिंगर्स हैं, इनके जो तुम लोग नाम जानते हो ना, पहला क्या होता है, पहले वाले फिंगर को क्या फिंगर कहते हैं बच्चों, इंडेक्स फिंगर। फिर ये वाला मिडिल फिंगर जो आजकल तुम बहुत दिखाते हो स्कूल में, सब पता है मेरे को। फिर इस वाले को कहते हैं रिंग फिंगर, फिर इसको कहते हैं पिंकी फिंगर। तो ये जो फिंगर होते हैं, फिर लिटिल फिंगर भी इसको कहते हैं, पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर। तो ये जो चारों फिंगर्स हैं इनका यूज़ पहले जमाने में भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट, हाँ यहाँ पर पढ़ लिया। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो आप एक हैंड में कितना काउंट कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हम एक हैंड में इस तरीके से 12 तक काउंट कर सकते हैं। इसको नहीं काउंट करना है, 15 वाले को अलग कर दो। ये जो 12 हम लोग काउंट करते हैं ना, वही पूछा है कि एक हैंड में कितना काउंट कर सकते हैं, तो 12 काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। और ये जो हम लोग 12 तक काउंट करते हैं ना, ये किस तरह से रिलेट करता है हमारे पुराने ज़माने के काउंटिंग सिस्टम को, जहाँ पर बेस 12 था। तो तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा कि बेस 12 काउंटिंग सिस्टम क्या होता है। चलो इसे मैं तुम्हें पहले डिटेल में समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने पूरे फिंगर को, जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले जब काउंटिंग करना शुरू करते हैं बचपन में, तो ऐसे 1 2 3 थोड़ी करते हैं बचपन में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके दोनों हाथ मिला करके 10 तक काउंट करते हैं ना। तो हमारे लिए 10 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तुम लोग देखना कि जैसे हम लोग का जो नंबर सिस्टम है ना, उसको मैथ्स में बेस 10 कहा जाता है। जो नंबर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं ना 10 वाला, ये जो नंबर सिस्टम है ये बेस 10 वाला नंबर सिस्टम कहलाता है। इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत आराम से 10 उंगली तक काउंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने तुम लोग काउंट करके दिखाया। लेकिन पहले ज़माना में इसी को 12 तक लोग काउंट करते थे। पहले ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं करते थे, पहले यहाँ पर अपने फिंगर्स में ऐसे 12 तक काउंट करते थे। तो उस टाइम पे ना, पहले ज़माने में 10 का रोला नहीं था।
जैसे अभी हम लोग 10-10 का ग्रुप बनाते हैं ना, जैसे 1 से 10 तक तुम काउंटिंग भी देखो तो 1 से 10 होता है, फिर 20 से 30 होता है, फिर 30 से 40 होता है, इस तरीके से होता है काउंटिंग। तो ये 10-10 का ग्रुप है, इसको बेस 10 कहा जाता है। ये जो मेथड है ना, इसको हम लोग बेस 10 कहते हैं या फिर डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं इसी को। जो बेस 10 वाला सिस्टम होता है बच्चों ना, इसे ही डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। जो पहले ज़माने का सिस्टम होता था जिसे बेस 12 सिस्टम कहा जाता था, वो कहलाता था डुओ डेसिमल सिस्टम। उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? डुओ डेसिमल सिस्टम। अब तुम लोग सोचोगे कि सर वो तो पहले ज़माने की बात है, उसका तो खेल खत्म हो चुका है, अब तो 10-10 का ग्रुप होता है। ऐसा नहीं है लल्ला, तुम लोग अपने आसपास देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना 12 का ग्रुप होता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, एक तो मंथ देख लो, मंथ में कितने का ग्रुप होता है? 12 का ग्रुप होता है। घड़ी में कितने आवर्स होते हैं? घड़ी में 10 घंटे होते हैं क्या? नहीं लल्ला, 12 आवर होते हैं, है ना। सुबह के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, इस टाइप से 12 आवर होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर एक दर्जन में कितने अंडे मिलते हैं? एक दर्जन में 10 अंडे मिलते हैं कि 12 अंडे मिलते हैं? बताओ बताओ। 12 अंडे मिलते हैं। तो ये 12-12 कहाँ से आ रहा है? ये उसी सिस्टम से आ रहा है जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था ना, ये उसी सिस्टम से आ रहा है, समझे। तो ये यहाँ पर पूछा गया कि ये जो 12 है वो कैसे कनेक्ट करता है पुराने ज़माने के सिस्टम को। तो इसका एक छोटा सा हम लोग स्टेटमेंट बना करके आंसर लिखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो तुम्हें मैंने बताया कि पहले ज़माने में 12 हमारा बेस हुआ करता था, और अब हम लोगों ने उसको ईजी करके अपने तरीके से 10 का बेस बना दिया है। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कॉपी में लिखना कैसे है वो समझाता हूँ। तो देखो, जो चीज़ें मैंने अभी तुम्हें समझाई है ना, उसी को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में कन्वर्ट करके अच्छे से समझा करके लिख दिया है। तुम्हें बस यही आंसर लिखना है अपने एग्जाम में भी। पहला चीज़ तो टोटल काउंटिंग फिंगर इन वन हैंड, जो टोटल काउंटिंग फिंगर है भाई वो 4 है, और नंबर ऑफ जॉइंट जो है ईच फिंगर पे वो कितना है? तो 3 है। पहले वाले में भी 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3 है। तो टोटल हम कितना काउंट कर पाएंगे भाई? तो एक हाथ में हम लोग टोटल 12 काउंट कर सकते हैं। यही जो हमने तुमको पहले समझाया वही इस तरीके से लिखना है। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 सिस्टम, इसके लिए तुम इस तरीके से लिख सकते हो। ये मैंने अपने से बना लिया है, तुम भी और इसमें तोड़ मरोड़ करके और ईजी कर सकते हो। इसमें मैंने ये लिख दिया है कि पुराने ज़माने के जो पीपल थे, एंशिएंट पीपल, यूज देयर थंब एज पॉइंटर, वो अपने थंब को पॉइंटर की तरह यूज़ करते थे, ऐसे 1 2 ऐसे पॉइंट करने के लिए, टू ईजिली काउंट द 12 जॉइंट ऑन वन हैंड। ठीक है, एक हैंड में जो 12 जॉइंट है इनको काउंट करने के लिए वो थंब का यूज़ करते थे। और बिकॉज ऑफ दिस सिंपल मेथड, और इसी सिंपल काउंटिंग मेथड के लिए वजह से द नंबर 12 बिकम द फाउंडेशन फॉर एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, यानी कि जो नंबर 12 है ना, वही एकदम फाउंडेशन बन गया एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम का, जिसे हम, मैंने तुम लोगों को क्या बताया, जिसे हम लोग डुओ डेसिमल भी कहते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पर डुओ डेसिमल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, टीचर चौंक जाएंगे कि बच्चे को इतना सारा पता है। ठीक है, तो यहीं पर तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने चौथा क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में ही समझा दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, कोई बात नहीं, डिटेल में समझे रहोगे तो मजा आता है आंसर करने में। मिलते अब हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में जाने से पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट, मेरा बच्चा पार्टी, जैसे तुम लोग मुझसे यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके से तुम मेरे बैच में भी पढ़ सकते हो। मेरा आरंभ बैच है जिसकी प्राइस है केवल 2499 रुपीज़, और उसमें केवल मैथ्स नहीं, तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। अगर बीच में क्लास में डाउट आया किसी टॉपिक को समझाते समय, तो उसमें तुम डाउट भी पूछ सकते हो हैंड रेज करके, कॉल की तरह। तो बेटा, अगर तुम मेरा आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।